लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम पे कई लोग ये गोलियां खाते हैं, चाहे कैल्शियम की हो, चाहे आयरन की हो या किसी और चीज़ की हो, वो क्या नुकसान कर सकती है उस समय पर उस बॉडी को और उस फीमेल के अंदर बन रहे उस बच्चे को। देखिए, आपको जान के ताज्जुब होगा, हम कितना ही कैल्शियम खा रहे हैं उससे हड्डी नहीं बनती है। हड्डी विटामिन डी बनाएगा। विटामिन डी जब होगा तभी हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा। अब विटामिन डी मेरे शरीर में नहीं है, मैं कैल्शियम खा लूँगा तो कुछ भी नहीं होने वाला। हमें अगर सिजेरियन से बचना है, प्रीमेच्योरिटी से बचना है, सेप्टिसीमिया बच्चों की से बचना है, हमको उनकी इम्यूनिटी बढ़ानी है, उनकी जॉन्डिस से बचना है, उनकी ग्रोथ अच्छी करनी है, ऑटिज्म से बचना है, इम्यूनिटी उनकी बढ़ानी है, बार बार बच्चा बीमार ना हो उसको अगर करना है तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु भट्ट। दी हेल्थ शो में आज हम डॉक्टर विजय वर्मा जी से जानेंगे कि बच्चों का प्रॉपर डेवलपमेंट किस तरीके से किया जाए, क्योंकि आजकल पूरी दुनिया में एक समस्या सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, वो है कि बच्चों का जो डेवलपमेंट है वो डिले हो गया है, जिस वजह से बच्चों को बहुत से हेल्थ इश्यूज आने लगे हैं, जिनमें से ऑटिज़म भी एक समस्या है। इसलिए आज हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान से ही किस किस बात का ध्यान रखा जाए ताकि जब वो बच्चा पैदा हो तो वो एकदम स्वस्थ हो और भविष्य में उसे किसी बीमारी का सामना ना करना पड़े और वो प्रॉपर तरीके से डेवलप हो सके। सर, आपको मेरा प्रणाम और बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी प्रणाम और सभी जो देख रहे हैं उन सबको प्रणाम। अब ये जो आपने कहा पूरे विश्व में, तो अभी WHO जो संस्था है वो ग्लोबल डेवलपमेंट डिले, वो एक शब्द इस्तेमाल कर दिया है। ग्लोबल डेवलपमेंट डिले मतलब पूरी पृथ्वी पे जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनके जो डेवलपमेंट है वो डिले हो गया, ये नाम दे दिया। अब वो इतना ज़्यादा डिले हो गया कि स्पीच नहीं आई तो ऑटिज्म हो गया। उसको बच्चा जो है जब ग्रोथ होनी शुरू हुई पेट में और प्री मैच्योर हो गया, वो बना नहीं, पूरा समय पे पैदा नहीं हुआ, वो डिले हो गया। उसके बाद आप उसको सिजेरियन कर रहे हैं, जल्दी से बच्चे को पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके अंदर कोई चीज़ ऐसी डेवलप हो रही है कि ऐसा लग रहा है कि कहीं उसको रिस्क ना हो जाए, और फिर जब वो पैदा हो जाता है तो उसको प्री मैच्योर है, वेट कम है, जॉन्डिस है, उसके बाद उसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं, फिर उसको कॉम्प्लिकेशन और उसकी जॉन्डिस और उसकी बीमारी को ठीक करने में पूरा बहुत बड़ा एक सिस्टम बना हुआ है। अब अगर हम डाइट से इसको मैनेजमेंट कर लें, जब से कि बच्चा पेट में ही जर्मिनेशन होता है, तो प्रेगनेंसी के टाइम से ही, यस, जिस समय उसका बीज पड़ा उसी समय अगर हम मैनेज कर लेते हैं तो हमारे बच्चे स्वस्थ, सुंदर और दीर्घजीवी होंगे। तो सर वैसे तो प्रेगनेंसी के टाइम पर हर कोई अपनी सेहत का ध्यान रखता है, अपने खान पान का ध्यान रखता है, प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हैं, तो फिर आप ऐसा अलग क्या बताने वाले हैं कि जो ट्रीटमेंट कराया जाए? क्योंकि देखिए, आप भी पीडियाट्रिक डॉक्टर हैं, MBBS हैं, और जिन डॉक्टर्स के पास जाते हो, गायनेकोलॉजिस्ट के पास, वो भी MBBS होते हैं, तो उससे अलग आप क्या बताएंगे? यस, उससे अलग मैं क्या बताऊंगा, मैं ये बताऊंगा कि जैसे ये पेड़ लगा हुआ है और इसका एक बीज था छोटा सा जो यहाँ पे जर्मिनेट हुआ। अगर यहाँ पे खाद पानी बढ़िया नहीं होगी, इस भूमि के अंदर उर्वरा शक्ति नहीं होगी, इसके अंदर न्यूट्रिशन नहीं होगा, तो ये पेड़ अपना पूरा जो उसके अंदर DNA है वो स्वरूप को नहीं पाएगा। मतलब इनपुट क्या दे रहे हो उस पर डिपेंड करेगा आउटपुट क्या आएगा। आउटपुट क्या आएगा? तो हमारा जो बीज है उसके अंदर तो पूरी संभावना है पूरा पेड़ बनाने की। पीपल का पेड़ है तो ये बड़ का पेड़ है, लेकिन उस बीज को पूरा करने के लिए हमको खाद पानी देना जरूरी है। यहाँ हम गंगा जी के किनारे बैठे हैं आज, ये दूसरा वीडियो गंगा जी के पास है, मैं गंगा माँ को प्रणाम करता हूँ। तो अब हम शुरुआत करते हैं कि कंसेप्शन कब हुआ जी। जब मदर का शरीर पूरा हो गया, बड़ा हो गया, यंग हो गई, उसके फादर हैं, उन दोनों की एक मीटिंग हुई, और जो शारीरिक रूप से मीटिंग हुई तो उसके अंदर से मेल की तरफ से स्पर्म आया और फीमेल की तरफ से ओवल्यूशन आया। अब ओवल्यूशन की जो भूमि है वो माँ का ओवरी है और स्पर्म की भूमि फादर की है। तो उस दोनों की भूमि, अगर दोनों का न्यूट्रिशन अच्छा नहीं होगा तो जो उनके अंदर से मीटिंग पॉइंट है वो वीक स्पर्म होगा, वीक ओवम होगा, और जो वीक ओवम है और वीक स्पर्म है दोनों मिलके जाइगोट तो बन गया, जो जर्मिनेट बीज बन गया, लेकिन वो ठहरेगा नहीं,
इसीलिए बार बार थ्रेटन एबॉर्शन हो जाते हैं, हैबिचुअल एबॉर्शन हो जाते हैं, बार बार के बच्चा गिरने लगता है। एक कंप्लेंट ये आती है कि साहब पहली बात तो इनफर्टिलिटी इतनी ज़्यादा हो गई। हाँ आजकल सबसे ज़्यादा तो इतना बड़ा बिजनेस जो होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनाइजेशन या फिर आर्टिफिशियल जो आप बच्चे को बना रहे हो, इन विवो और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कर रहे हो, तो उसका कारण तो यही है कि स्पर्म के अंदर एक पूरी एनर्जी और उसका पूरा प्रोटीन है, उसके अंदर फैट नहीं है। सेम चीज़ ओवम के अंदर भी पूरा न्यूट्रिशन नहीं है। और वो न्यूट्रिशन कहाँ से आएगा? माँ के पेट से आएगा, उसके पेट से आएगा। तो माँ के शरीर को भी तो होना चाहिए और फादर के शरीर को भी होना चाहिए। तो इसलिए हमने कहा है कि अगर मदर की बॉडी बढ़िया है, उसका न्यूट्रिशन अच्छा है, फादर की अच्छी है, तो उनका जो जाइगोट बनेगा वो स्ट्रांग बनेगा। हाँ जी। जब स्ट्रांग बनेगा, अब एक बार जाइगोट बन गया, अब मैं बताता हूँ कि बनना कैसे, थोड़ा सा हाँ इसमें जी। कि जाइगोट ओवरी जो है मदर की दोनों साइड में होती हैं और हर महीने एक ओवल्यूशन होता है। ओवल्यूशन मतलब एक ओवम बनता है गोल। वो ओवम जब डिस्चार्ज होता है, मेंसेस जिस दिन शुरू होता है उसके 12वें या 14वें दिन, जिस दिन लास्ट डे होता है उसके 12वें दिन मान के, तो 2-3 दिन का हुआ तो 14वें दिन मान के चलो आप। तो वो पीरियड में ओवल्यूशन हमारा अंदर होता है। उसी पीरियड में जब मिलन होता है तो फर्टिलाइजेशन होता है। अब ओवल्यूशन इधर से निकला, आप एक पिक्चर भी इसमें डाल दीजिए कि बीच में यूट्रस है, इधर फेलोपियन ट्यूब है और इधर ओवरी है। तो ओवरी से ओवल्यूशन निकल के फेलोपियन ट्यूब में आता है। इधर से जो है स्पर्म उसमें तैरते हुए जाता है और जो ट्यूब है ओवल्यूशन वाली, उसके अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। तो पहला जर्मिनेशन वहाँ पे हुआ, जर्मिनेशन भी नहीं हुआ, अभी सिर्फ फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन होने के बाद में वो वहाँ पे ट्यूब में रहता है और वहाँ से उसका डिवीज़न होना शुरू होता है। अभी वो माँ के पेट में है, लेकिन उसने जो उसकी ज़मीन है यूट्रस, वहाँ पे वो उसका बीज पड़ा नहीं, उसने वहाँ पे जड़ नहीं पकड़ी अभी वो उसमें है। वहाँ से उसका जन्म पकड़ते पकड़ते थोड़ा समय लगता है। वही समय मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। अगर उस समय में वो जाइगोट, जिसको जब बन जाता है तो जाइगोट कहते हैं उसको जी। वो जाइगोट में अगर उसमें पावर नहीं है तो क्या होगा? एबॉर्शन हो जाएगा। अच्छा। तो बार बार एबॉर्शन होने का एक कारण ये है। फिर उसके बाद में दूसरी और कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगी। अब यहाँ पे बनने के बाद में फैट क्यों जरूरी है? जो तो मैं घी खिलाता हूँ, यस, यहाँ पे फैट क्यों जरूरी है? जो घी की आपने बनाई और लोगों ने बहुत उसको सराहा है कि फ़ैट खाने से, और जबकि मैं अलग क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि पूरा एलोपैथिक सिस्टम आपको कहेगा कि फ़ैट नहीं दो, जबकि फैटी एसिड्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जी। तो हुआ क्या कि ये देखा जाता था कि बहुत सारे हम लोग मैमल्स हैं, मैमल्स वो होते हैं जो कि स्तनप्रायी जो होते हैं, जिनके स्तन होता है, दूध पिलाते हैं। तो बहुत सारे हैं, गाय भी है, भैंस भी है, बकरा भी है, इवन व्हेल भी है। तो मैमन के जो ओवम होता है उसके जो साइटोप्लाज्म है उसमें बहुत सारा फैट होता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब अभी तक वैज्ञानिक ये सोचते थे कि ये मॉलिक्यूल्स का पता नहीं क्यों है फैट, इसकी ज़रूरत ही क्या है। तब ये बहुत 20-22 साल पहले ये एक जर्नल में छपा था, एक रिसर्च हुई थी, वो दिमाग में घूमता रहा। एक पोलैंड की एक प्रोफेसर ग्राजेनिया जी, पोलैंड की, वो जेजियोलोनियल यूनिवर्सिटी से। तो प्रोफेसर ग्रेजनिया के दिमाग में ये बात आई कि भाई इसके अंदर ये जो ग्लोब्यूल्स हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो ट्राइग्लिसराइड्स के हैं, फैट के हैं, वो क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने निकाल के देखा था एक बार ओवम से कि वो उसमें से वो निकाल दिए मैमल्स के, किसी के फैट निकाल दिए, लेकिन तब भी जर्मिनेशन हो रहा है। उसने कहा जब जर्मिनेशन हो रहा है, बच्चा बन रहा है, तो इस फैट की ज़रूरत ही क्या है? हाँ जी। तब पता चला कि एक पीरियड होता है जिसको कहते हैं डाइपॉज एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो डाइपॉज का मतलब है पॉज, पॉज का मतलब क्या है कि अब ओवम तो इधर से आया, इधर से स्पर्म आया। अब जब ओवम स्पर्म आया, वो ट्यूब के अंदर पड़े हुए, तो उनको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा? उनकी डिवीजन शुरू हो गया, एक के 2 सेल, 2 के सेल, 4 ब्लास्टोमियर बनता है। तो अब उस
उसके लिए जो न्यूट्रिशन है वो उस फैट से आता है, अच्छा, वो फैट से। उस फैट से आता है, जो कि उसके अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर छोटे छोटे फैट के मॉलिक्यूल्स हैं। अब यही, क्योंकि जब जाइगोट बनने के बाद में जो कि फैलोपियन ट्यूब बना और जर्मिनेशन होता है यूट्रस के अंदर, जो ज़मीन है जहाँ पे ज़मीन को आपने डाल दिया, जैसे आपने मूंग भिगो दी, मूंग भिगो के स्प्राउट तो हो गया वो, हाँ। तो स्प्राउटिंग तो शुरू हो गई यहाँ पे, लेकिन जब तक ज़मीन में नहीं डालोगे पौधा नहीं बनेगा ना। तो वो पौधा बनने के लिए या पेड़ बनने के लिए या फिर हमारा बच्चा बनने के लिए वो यूट्रस की जो वॉल है उसके अंदर जो एंडोमेट्रियम है वहाँ पे जो जर्मिनेशन होना है वो जाइगोट को होना है। वहाँ तक पहुँचते पहुँचते 1 वीक का टाइम लग जाता है। तो 1 वीक के टाइम में उसको एनर्जी वहाँ से मिलती है, फैट। इसलिए फैट बहुत ज़रूरी है। लेकिन सर इसमें एक ये भी चीज़ है ना कि फ़ैट तो बहुत टाइप का है, गुड फैट भी है और अलग अलग चीज़ों से मिलता है, क्योंकि देखिए ज़रूरी तो हमारे लिए गुड फैट ही है और वो बहुत सारी चीज़ों से मिलता है। तो वो अब लोग कहते हैं ना कि भाई कौन सा घी खाएं, किस टाइप का घी खाएं, कौन सा फ़ैट ले, किस चीज़ से उस गुड फैट को लिया जाए और अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से। देखिए गुड फैट बैड फैट कुछ नहीं होता जी। फैट फैट होता है। अब यहाँ पेड़ लगा हुआ है, ठीक है, इस पेड़ के अंदर अब ये पेड़ जैसा ये पेड़ है वैसे हमारे बच्चा है, हाँ जी। वो भी वहाँ से ग्रो होता है। ये हवा से, पानी से, खाद से ले रहा है, हम भी हवा से, पानी से और भोजन ले रहे हैं। इसमें और हम में क्या फ़र्क है? कुछ है? वो भी सांस ले रहा है, हम भी सांस ले रहे हैं, वो भी ग्रो कर रहा है, हम भी ग्रो कर रहे हैं। अभी हम बैठे हुए हैं, लेकिन हर सांस के साथ हमारे शरीर चल रहा है। हाँ जी। जैसे गंगा बह रही है ऐसे हम लोग बह रहे हैं। बच्चा पैदा हो जाता है, आप सोचते हो कि वो 24 घंटे में क्या, कुछ नहीं हुआ, हर सेकंड उसकी बॉडी ग्रो कर रही है, हर सेकंड। तो अब इस ग्रोथ के अंदर जो फेज़ आते हैं, फेज़, तो वो उसमें फेज़ में क्या है कि जैसे अगर हम अपने बच्चे की बात करते हैं तो पहला फेज़ तो हो गया जर्मिनेशन फेज़, कि उसका ये हुआ, कंसेप्शन हुआ और ओवम बन गया। उसके बाद ओवम से यूट्रस में आते आते वो जब जर्मिनेशन आ गया तो जर्मिनेशन के बाद में आता है एम्ब्रियोनिक फेज़। एम्ब्रियोनिक फेज। यस, एम्ब्रियोनिक फेज़ क्या होता है कि सेल जब डिवीज़न करने लगते हैं तो अभी तो एक सेल था, फिर 2-4 हुए, फिर 4 हुए, 8 हुए, 16 हुए, 32 हुए, 64 हुए, इस तरह से होते होते फिर उसका सेल का, बॉडी का ऑर्गन डिफ्रेंशिएशन होने शुरू हो जाता है। आँख के सेल अलग बनेंगे, हैं, ब्रेन के अलग बनेंगे, न्यूरल ट्यूब बननी शुरू हो जाएगी, हड्डियों के, मांस के, ये अलग अलग डिफ्रेंशिएशन होना शुरू। हार्ट जो है उसकी धड़कन दिखाई दे जाती है हमको 6 से 8 वीक के अंदर, दिल धक धक करने लगता है और तो उसके अंदर फिर ब्लड बनने लगता है, तो वो हमारी आ जाती है एम्ब्रियोनिक फेज़। ये एम्ब्रियोनिक फेज़ जो होती है 6 से 8 वीक तक होती है। उसके बाद में आती है हमारी फीटल फेज़, कि अब फीटस बन गया। फीटस क्या है कि उसके अंदर सारे ऑर्गन तैयार हो गए, इवन हार्ट तैयार हो गया, उसका लंग्स तो तैयार हो गया, लेकिन हवा तो जा नहीं सकती, पानी घूमना शुरू हो जाता है। और उसके बाद में क्या होता है, उसके दूसरे ऑर्गन्स हैं, जैसे इंटेस्टाइनल कैनाल है, आपकी स्टमक है, पेनक्रियास है, लीवर है, बोन्स है, बोन मैरो है, ब्लड है, ये सब बनना शुरू हो जाता है। वहाँ से जो शुरुआत होती है उसे कहते हैं फीटल फेज़। फीटल फेज। हाँ, तो फीटल फेज़, अब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा उसको न्यूट्रिशन की ज़रूरत होगी, उसको खाना चाहिए। वहाँ पे हम लोग अब डॉक्टर पास जाएगा, इसमें 3 पीरियड में उसको डिवाइड कर दिया। एंटीनेटल, उसको एवरी 3 ट्राइमेस्टर में कर दिया, हर 3 महीने में एक चेकअप करा लो। तो डॉक्टर के पास जाएगा, जो प्रेग्नेंट लेडी है वो उसको देखेगी, अरे इसका हीमोग्लोबिन कम है, इसमें ये प्रोटीन डिफिशिएंसी हो रही है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, या ये तत्व की कमी है, या SGOT, SGPT, ये दुनिया भर की जांच करा लिया। और कुछ हमने एक प्रोटोकॉल बना लिया कि टिटनेस इंजेक्शन देने हैं उसको, आयरन, फॉलिक एसिड देना है, सेलिन देना है, मतलब विटामिन C वगैरह, ये हमने प्रोटोकॉल बना के रखा हुआ है। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन हो रही हैं, और उसका कारण ये हो गया कि ग्लोबल डेवलपमेंट डिले हो गया, ऑटिज्म हो गया। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे स्वस्थ हों, हेल्दी हो, जो कि होते थे, तो उसको अचीव करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ के लिए इसलिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, और मैं आपसे कहता हूँ कि इसको अच्छी तरह से समझिए, सुनिए, देखिए।
और 10 क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए, जी। उसके हम जवाब देंगे। अब इसका समाधान क्या है और हम कैसे करेंगे, मेन तो वही है मेन चीज़ है। कि सबको, हर कोई ये बताता है कि 3-3 महीने में चेकअप कराओ, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड, थर्ड, और ये फीटल का प्रोसेस पूरा, ये तो सब बताते हैं सर नॉर्मली। अब क्या सॉल्यूशन क्या है सोल्यूशन कि बच्चा हेल्दी हो और लाइफ में उसे वो हेल्थ इश्यूज फेस ना करने पड़े, क्योंकि आजकल छोटी छोटी उम्र से ही बच्चों को बीमारियां लगने लगी है, और इसलिए वो स्वस्थ रह सके, उसके सॉल्यूशन आप बताइए कि एक माँ क्या ध्यान रखे जब वो प्रेग्नेंट है, और 3 महीने तक की एज तक क्या ध्यान रखे वेरी बच्चे गुड, का। यही हमारा बेस है आज की वीडियो का, कि हम कैसे अपने आने वाली पीढ़ियों को बचाएं। जी अब माँ के साथ में हमको मिलके और उसको बता के ये काम करने हैं, जी। क्योंकि मेन तो जो ज़मीन है वो तो माँ है ना। हाँ तो ये मैंने पहले फैट का बताया कि फैट कितना ज़रूरी है। जी। तो ओवम बन रहा है, हर महीने बन रहा है उधर इसमें, तो हम घी खाना शुरू करें। नंबर 1 घी। सुबह को उठ के खाली पेट 3 चम्मच 4 चम्मच घी हम पिए। घी, सरसों का तेल, ऑलिव ऑयल, तिल का तेल, आप कुछ भी पी सकते हो। सुबह उठ के खाली पेट मॉर्निंग में 3 या 4 चम्मच देसी घी पीजिए। अगर कोई बीमारी है किसी को तो सर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये एवरी सेल को इम्प्रूव करेगा। हमारे ये फॉस्फोलिपिड्स बनते हैं, उसकी वॉल बनती है, वो घी इतना ज़रूरी है। लेकिन उसके साथ में कार्बोहाइड्रेट बंद करना पड़ेगा, चीनी, चावल और गेहूं का आटा। तो जो घी अगर हमें लेना है तो चीनी, चावल, गेहूं का आटा नहीं लेना। अच्छा, तो चीनी की जगह हम गुड़ ले लो। जब प्रेगनेंसी हुई तो आयरन की कमी होती है, आयरन की कमी के लिए आप आयरन की गोलियां देते हो, तो गुड़ के अंदर बहुत आयरन है। गुड़ के अंदर आयरन है। शहद ले लो, तो गुड़ और शहद ये 2 चीज़, मुनक्का ले लो, ये मीठी मीठी चीज़ें हैं। चावल जो है, जो वाइट राइस है, उसकी जगह मिलेट्स लो, और मिलेट्स का तो अब ज़माना आ गया, अब मिलिट्री में भी मिलेट्स को दे रहा है। डॉक्टर कादरवली है, उनको मैं प्रणाम करूंगा कि जिन्होंने ये मिलेट मैन बने और उन्हें पद्मश्री मिला। और मिलेट्स को सरल भाषा में समझा जाए तो मोटा अनाज। मोटा अनाज है, हाँ जी। हैं, बहुत सिरिधान्य मिलेट्स हैं। उसके बाद आटे में हमारे पास इतने सारे आटे हैं। बाजरे के अंदर इतना अच्छा सेलिनियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, और जौ, ज्वार, मंडुए के अंदर इतना अच्छा जो रागी का आटा है, उसमें आयरन खूब है। तो हमारे पास बहुत सारे आटे हैं। हमने रागी ज़्यादा से ज़्यादा खाइए, फिर जौ है, ज्वार है, जई है, मक्का है, बाजरा है, बेसन है, चना है, मौसम के हिसाब से लेकिन। हाँ, जैसे हो जियो। उसमें खूब घी मक्खन डालो, मिलेट्स में खूब घी मक्खन डालो। अब मैं रागी की बात बताता हूँ आपको। रागी को मंडवा भी कहते हैं और लिटिल फंगल भी कहते हैं। हाँ जी। ब्राउन कलर का होता है, डार्क थोड़ा सा, और उसके अंदर आयरन बहुत है। बिहार के अंदर जिन बच्चों को या मदर को बच्चा नहीं होता है, उनके लिए एक जितिया त्यौहार मनाया जाता है। जितिया त्यौहार, तो जितिया त्यौहार जो है वो सितंबर के महीने में मनाते हैं। उसमें 3 से 4 दिन तक सिर्फ मंडवा खिलाते हैं। अच्छा। और प्रेगनेंसी होती है। कमाल की बात है, रागी खिलाते हैं। वो एक त्यौहार है जिसमें मदर्स को रागी खिलाया जाता है, और ये चला आ रहा है सदियों से। हाँ जी। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उसके सामने। तो खाने से हमारा बच्चा हो रहा है, उसकी इनफर्टिलिटी खत्म हो रही है। तो जब एक चीज़ चल रही है, तो जब हम घी देंगे, और घी के पीछे ये जो एक्सप्लेनेशन है, जो कि रिसर्च हुई कि ओवम के अंदर घी के मॉलिक्यूल्स हैं, अगर वो मॉलिक्यूल्स कम होंगे तो हमारा बच्चा नहीं ठहरेगा। जब हम फैट देंगे उसको, जो कि ट्राइग्लिसराइड है, जो कि एनर्जी का सोर्स है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी ट्राइग्लिसराइड जलता है, उसके अंदर एनर्जी देता है। तो क्या होगा कि बच्चे का विकास होगा, और जब बच्चे का विकास होगा तो प्रीमेच्योर क्यों होगा? बिल्कुल। उसकी जो मूवमेंट्स हैं वो सब अच्छी तरह से होने शुरू हो जाएंगे, उसका जो बॉडी मास बढ़ेगा, उसके दिल की धड़कन बनेगी, किडनी बनेगी, तो उसको कोई प्रॉब्लम होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। बहुत कम हो जाएगी। तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। उससे पहले कि कोई बीमारी हो, आप उसको बचा के रखो ना। अभी हम यहाँ से पेड़ देख रहे हैं, आपको जान के ताज्जुब होगा कि एक एक पत्ती के अंदर फैट है, ऑयल है। अभी तो एक नई जो रिसर्च आ रही है कि पत्तियों से अब घी निकलेगा, तेल निकलेगा, जो कि पूरा चेंज कर देगा वर्ल्ड को। अभी तक तो ये टेक्नोलॉजी थी पत्तियों से। तो पत्तियों में घी कहाँ से आया? ये जो ऑयल है ये कहाँ से आ गया? ट्राइग्लिसराइड्स वगैरह कहाँ से आ गया? ये सूरज की जब रोशनी पड़ती है तो स्टार्च जो होता है वो उसमें जमा हो जाता है।
क्योंकि जो एनर्जी स्टोर होती है वो फैट में होती है। और मैं हैरान हो गया ये देख के कि जब मैंने सर्च की, अब आप एक साइकिल चलो, यहाँ गंगा के पास बैठे हैं, एक साइकिल में गंगा आती है, उधर हिमालय में बर्फ़ पड़ता है, पिघलती हुई आती है और समुद्र में मिल जाती है, और ये साइकिल है। तो जैसे ये साइकिल है वैसे हमारे शरीर की बच्चे पैदा होने की, हमारे मरने की साइकिल है। इस साइकिल को जो एनर्जी चला रही है वो कौन चला रहा है? सूर्य। भाई सूर्य अगर समुद्र में पड़ेगा तब बादल उड़ेंगे और वहाँ पे बरसात होगी, ये बर्फ़ पड़ेगी, तो भी तो गंगा बहेगी। और जब गंगा बहेगी समुद्र में जाएगी। तो ये साइकिल के अंदर हम लोग हैं। यही सूर्य हमारे को तेल बना रहा है, घी बना रहा है, और ये घी हमारी साइकिल को चला रहा है। सर आपने बता तो दिया कि ठीक है, सुबह उठ के 3-4 चम्मच आप शहद मतलब घी पी सकते हैं, सरसों का, तिल का, ये तेल पी सकते हैं जो भी अवेलेबल है। लेकिन कई लोगों को आदत होती है ना कि वो पी नहीं रहे, लेकिन वो कहते हैं चलो हमने ना पराठे बना लिए, पराठे में हमने घी लगा लिया। मैंने क्या कहा कि हमको खाली पेट घी लेना है। हाँ। अगर हम उसके साथ मिला देंगे पराठे के साथ में तो कार्बोहाइड्रेट के साथ मिल जाएगा। ऐसा नहीं, आपको सिर्फ घी लेना है। अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई थी उसकी। तो ये जो साइकिल चल रहा है इसमें हमने देखा कि जो बीज हैं, जो तेल निकलता है वो तो सीड से निकलता है ना। मूंगफली का तेल हो, सरसों का तेल हो, उनके बीज से ही तो निकलेगा। तिल का तेल हो, तो बीज तो पड़े रहते हैं और तेल उनके अंदर स्टोर है। यही कारण है कि बीज को सालों तक आप रखे रहो और वो फिर उग जाते हैं। हाँ। बीज कभी मरता नहीं है। तो जो चीज़ मरती नहीं है उसके अंदर लाइफ है। डेड तो वो है ना जो दोबारा से जन्म नहीं लेगा, लेकिन जो जन्म ले लिया वो लाइफ है। तो बीज के अंदर भी जब हमने देखा कि ये तो उसके अंदर भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी चलती रहती है, हाइबरनेशन में रहता है वो। ये नहीं है कि वो मर गया, वो भी अंदर से थोड़ा सा सांस चलता है उसका। तो ये इतना ज़रूरी है हमारे लिए। इसलिए जो अभी मैं डाइट बता रहा हूँ कि सुबह उठ के खाली पेट 3 या 4 चम्मच घी ले लें। उसके बाद में जो चावल, चीनी, गेहूं का आटा और दूध भी ना लें तो उसका अच्छा है, और घी निकाल लें दूध का और मट्ठा अलग से पी लें। साथ में कोई भी तेल लेके मालिश करके और धूप में बैठ जाए। जब पूरी बॉडी की मालिश करनी है। हाँ, ऑयल जो है बहुत सारे आयुर्वेदिक आते हैं, चीरबला वगैरह है, धनवंतरम है, और बहुत सारे ऑयल हैं। आप उसको खूब उससे लगाओ, थोड़ा सा घी मॉर्निंग में पी लो और धूप में बैठ जाओ। विटामिन डी बनेगा, इंसुलिन बनेगा, कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारी सारी बॉडी एकदम से रिजुविनेट हो जाएगी। ये पंचकर्मा का थोड़ा सा हिस्सा मैंने बताया जी, क्योंकि स्नेहन जो करते हैं वो घी से ही करते हैं। तो जब जो मदर है वो 9 महीने ये तैयार हो जाएगी, बेबी अंदर ग्रो करेगा, वो भी हैप्पी रहेगी, न्यूट्रिशन उसका पूरा होगा, उसको एनीमिया नहीं होगा। तो जो बहुत सारी ऐसी टॉक्सीमिया ऑफ द प्रेगनेंसी होता है जो कि बीपी बढ़ जाता है एकदम से, बहुत खतरनाक बीमारी है। तो मैंने देखा घी खिला के ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है। हाँ। घी खिला के जो है ना क्या होता है, निगेटिव थॉट्स नहीं आते हैं। क्योंकि जैसे कहते हैं ना, यथा अन्न तथा मन। तो वो घी का जो है, घी की मज़ेदार बात बताता हूँ मैं आपको कि उससे मन क्यों अच्छा होता है। हम जो खाना खाते हैं 3 चीज़ों में ले लो। सॉलिड खाते हैं तो हमारा लैट्रिन बनती है, पानी पीते हैं तो हमारा पेशाब निकलता है, यूरिन आता है। लेकिन जब घी खाते हैं तो हजम हो जाता है पूरी बॉडी में। अच्छा। और घी का जो लास्ट है वो हड्डी बन जाती है। मैं हैरान था, पिछली वीडियो में भी बोला हूँ बताया कि आपने। चांदोग्य उपनिषद में मुझे ये मिला। तो घी के 3 तरह के होते हैं। एक तो प्राण बनता ही है उससे, और हड्डियाँ बनती हैं, और वसा बनती है, और माइंड में आपकी वॉक बनती है। हाँ। ये जो हमारी वाणी है ना वो घी से निकलती है। जी। तो जब बच्चा एक 9 महीने में फुल फ्लैज पैदा होगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसकी। अब साथ साथ क्या होगा कि बच्चा तो तैयार हो रहा है, साथ साथ उसके लिए जो दूध है माँ के लिए जो बन रहा है बच्चे के लिए, तो माँ की जो ब्रेस्ट होती हैं, स्तन होते हैं, वो उसी समय डेवलप होते हैं, क्योंकि उसके जो दूध बनाने वाली ग्लैंड है वो भी डेवलप होंगी। तो नेचर ने ऐसा इंतजाम किया है हमारे को कि उधर बच्चा आने वाला है, उधर उसकी दूध तैयार है। अब दूध के लिए भी तो आपको घी चाहिए। हाँ। दूध के अंदर भी तो फैट चाहिए। अब हम फैट ले नहीं रहे तो हर चीज़ कोई बन ही नहीं पाएगी। तो बेसिक चीज़ फैट है और साथ में प्रोटीन है। और हमारे जो आटे हैं, जो दूसरे आटे जैसे रागी है, जौ है, ज्वार है, चना है, बेसन है,
चना बेसन एक ही बात हो गई, मक्का हो गया, बाजरा हो गया, इन सब के अंदर बहुत सारे तत्व ऐसे हैं जो कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी कमी हो रही है अभी हमारी बॉडी में। तो ये सारी जॉन्डिस भी नहीं होगा उसको, बच्चों जो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है, मशीनों में रखे रहते हैं, प्रीमेच्योर हो गया, मशीनों में रखा। एक बच्चा कंसीव होने के बाद में अब खुशी नहीं आती है, अब परिवार में ये टेंशन हो जाती है कि अब आगे क्या होने वाला है, क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए, सीजरियन ना करना पड़े, प्रीमेच्योर ना हो जाए, फिर ये अल्ट्रासाउंड कराओ, ये कराओ, वो कराओ, इधर भागो। तो ये सब चीज़ों से अगर बचना है और ग्लोबल डेवलपमेंट डिले को हटा के ग्लोबल नॉर्मल डेवलपमेंट करना है, तो उसके लिए ये एक फॉलो डिवाइस करना है। पड़ेगा। और सबसे बड़ा ऑटिज्म। ऑटिज्म क्या है? स्पीच खत्म हो गई, बच्चा बोल नहीं रहा। अब बच्चा बोल नहीं रहा तो वो कितनी बुरी हालत है, हाइपर एक्टिव हो गया, बच्चे अपने काट रहे हैं, सिर पे फोड़ रहे हैं। लेकिन जब से हमने ये डाइट दी, मेरे हर बच्चे को रिलीफ मिल रहा है। एवरी चाइल्ड ऑफ माई ऑटिज्म इज। जी सर, आयुर्वेद में कहते हैं ना, रस से लेकर शुक्र तक का एक पूरा प्रोसेस है। जैसे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो जब रस नहीं अच्छे से बनेगा, रस ही हमारी बॉडी में दूषित होगा, तो फिर रक्त भी दूषित रहेगा और फिर मांस भी ठीक से नहीं बनेगा, तो पूरा प्रोसेस ही ख़राब हो जाएगा और फिर हम बीमार होने लगेंगे। और ये सब कुछ बिगड़ता है हमारी डाइट से, हमारी लाइफस्टाइल ख़राब होने की वजह से। तो जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है तो बहुत से हेल्थ इश्यूज़ उसे होने लगता है। जैसे कॉन्स्टिपेशन बहुत आम है। कॉन्स्टिपेशन होगा तो यानी भोजन हमारे पेट में डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। अगर डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो फिर वो सड़ेगा, सड़ने के बाद जो रस बनेगा वो ही दूषित होगा, तो उसके बाद रक्त दूषित, मांस दूषित, तो जो बच्चा पेट में है उस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। और ऐसे ही प्रेगनेंसी के टाइम पे डायबिटीज़ बहुत कॉमन देखा गया है। और इसी तरह के साथ थायराइड, प्रेगनेंसी के बाद आजकल तो थायराइड और अर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम भी होने लगी है। तो एक लेडी किस तरह से अपना ध्यान रखे ताकि उसको कॉन्स्टिपेशन ही ना हो उसकी, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा तो वो भी हेल्दी रहेगी। तो आप उसके लिए बताइए कि उसके लिए वो क्या करे। पहले तो मैं आपको ये धन्यवाद दूं कि आपने बहुत अच्छी तरीके से इसको एक्सप्लेन कर दिया। आपने इस नॉलेज की जड़ को पकड़ लिया, कॉन्स्टिपेशन जी। और अब जैसे ये प्रवाह है, तो हमारे शरीर प्रवाह में है। सांस ले रहे हैं, प्रवाह हो गया, खाना खा रहे हैं, प्रवाह, बाथरूम, तो इस प्रवाह के अंदर रुकावट आ गई, बीमारी आ गई। हाँ। गंगा को अगर बांध दोगे, डैम लगा दोगे, तो पानी सड़ने लगेगा। बहता हुआ पानी को रोकोगे, सड़ेगा। हमारा बहता हुआ प्रवाह को वो रुक गया। कॉन्स्टिपेशन मेजर प्रॉब्लम प्रेगनेंसी के अंदर होती है। और जब हम सुबह उठ के 3-4 चम्मच घी लेते हैं और ये मिलेट्स और इस डाइट पे आते हैं, ज़्यादा फैट वाली डाइट लेते हैं, तो हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं होता। सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन ही दूर होता है। और वही सबसे पहले दूर करना ज़रूरी है, क्योंकि गट हेल्दी रहेगा तो आपको बीमारियां भी नहीं लगेगी। और ऑटिज्म में भी देखा गया है कि गट बैक्टीरिया की वजह से भी बीमारी होती है। सिंपल सी बात है, अभी तो ये तो प्रूव हो गया। मैं पुरानी वीडियो में बोला हूँ कि एक तो पीपीए मिला है जो कि प्रिजर्वेटिव था, टॉक्सिन्स, और दूसरे गट और माइंड सिंड्रोम में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में ये प्रूव हो चुका है कि गट के बैक्टीरिया चेंज होने से माइंड का डेवलपमेंट रुक गया ऑटिज्म के अंदर। तो सिंपल सी चीज़ है, सोल्यूशन बड़ा आसान है। क्या होता है, कभी कभी बहुत बड़ी समस्या का समाधान बहुत छोटा होता है। गुब्बारा तो खूब बड़ा है, हाँ। लेकिन उसको फोड़ने के लिए एक छोटी सी सुई चाहिए, फटाक से फूल जाएगा। तो ये इतनी सारी जितनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं इस समय, प्रेगनेंसी से लेके, इनफर्टिलिटी से लेके, ग्रोथ फेलियर से लेके, आपका प्रीमेच्योरिटी हो गई, अब प्रेगनेंसी के समय में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो गई। और फादर को हो, मदर को हो, या बच्चों को हो, या बड़ों को हो, अगर हम थोड़ा सा डाइट चेंज कर लेंगे, थोड़ा सा इसको समझ लेंगे नेचर को। इसलिए आज हमने ये वीडियो जो है इस प्रकृति के बिल्कुल बीच में बना रहा है जी। अब यहाँ पे बड़ा बढ़िया सांस जा रहा है, हैं, गंगा का पानी है, और ये अब ये सब चीज़ें जो हैं ये आपके सामने आसपास हैं, ये आपको प्राण दे रही हैं, लाइफ दे रही हैं। ये इसको अगर हम काट देंगे तो हमारी लाइफ खत्म हो जाएगी। हमारी लाइफ इससे जुड़ी हुई है। मैं सांस यहाँ से ले रहा हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहा हूँ, और इसकी पत्तियों को कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी है। अगर इनको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगी तो हमारे लिए कुछ खाना नहीं बनेगा। पत्तियाँ जितनी बड़ी होंगी उस पर पत्ती चौड़ी होंगी, और उस पर जब सूरज की रोशनी पड़ेगी तो नीचे आलू बन जाएगा, फ्रूट्स बन जाएंगे, स्टार्च बनेगा, ग्लूकोज बने, फ्रक्टोज बनेगा। तो ये सब चीज़ें तो एक दूसरे से पूरक करती हुई हैं, हम अलग नहीं हैं इस प्रकृति में।
मेरा सांस भी अपने आप, मैं नहीं चला रहा हूँ, ये प्रकृति चला रही है, अपने आप आ रहा है जा रहा है। जान के ताज्जुब होगा कि हमारा सिस्टम कुछ पूरा का पूरा एक सिस्टम है। अगर सूरज एक है तो वो प्राण भी एक ही है, ये तो है। इसको कोई हम दोहरा नहीं सकते जी। कि तेरा प्राण अलग है मेरा प्राण अलग है। हाउ कैन इट पॉसिबल? इसी हवा में आप भी सांस ले रहे हैं, मैं भी सांस ले रहा हूँ। तो अब हम आयुर्वेद पे ही आएंगे लास्ट में। तो आयुर्वेद ने ये तो बताया है, ये नॉलेज है, आयु की नॉलेज है। जो इसके बीच में से आप अपना रास्ता कैसे निकालो कि हमारा जितना हमारा पोटेंशियल है, अगर मेरे डीएनए का पोटेंशियल 100 साल जीने का है तो हमें 100 साल जीना चाहिए, हाँ जी। वो भी हेल्दी होके। बीमार होके 100 साल जीने से क्या फायदा? तो ये है सारी चीज़। सर आपने कहा ना कि ठीक है, कॉन्स्टिपेशन मेजर इशू होता है प्रेगनेंसी के टाइम पर। आपने कहा कि घी खाइए वो भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि लुब्रिकेशन चाहिए होता है हमारी इंटेस्टाइन को। तो सर अब बहुत लोग तो ये कहते हैं कि ज़्यादा फैट लोगे वो भी डाइजेस्ट नहीं होगा, तब भी कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। ये बिल्कुल अनसाइंटिफिक इलॉजिकल बात है, जी। क्योंकि ये अभी क्या है, अब आपने ये जो कहा लुब्रिकेशन होता है, खाली लुब्रिकेशन नहीं होता है। फैट में फॉस्फोलिपिड्स होते हैं जो कि हमारे सेल के वाल को बनाते हैं। जैसे इसकी पेड़ की छाल है, ये छाल अगर स्ट्रांग होगी तो पेड़ बचा के रखेगा, हाँ। दीमक नहीं लगेगी इसके अंदर। तो ऐसी हमारा जो एक एक सेल है, उस सेल की जो वाल है वो स्ट्रांग होगी तो हर चीज़ स्ट्रांग होगी। तो हमारी इंटेस्टाइन की जो वाल है, सुबह को जब आप उठते हो तो आपको प्रेशर लगता है तो हल्का सा पेट में दर्द होता है ना। वो दर्द क्यों होता है? क्योंकि पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी होती है। हमारे आते ऐसे करते हैं, यूँ दबाएगा फिर यूँ दबाएगा फिर यूँ दबाएगा यूँ दबाएगा, तो फीकल मैटर बाहर को पुश होता है। तो उसकी वाल अगर स्ट्रांग हो जाएगी, मस्कुलर एक्टिविटी अच्छी हो जाएगी, वो घी खाने से होगी। खाली लुब्रिकेशन नहीं है, वो एनर्जी है उस सेल्स को। एनर्जी भी और है। तीसरा चार्ज कि हमारे अंदर के जो बैक्टीरिया होंगे वो दूसरे बैक्टीरिया बन जाएंगे, जो कि गुड बैक्टीरिया बनेंगे। उससे हमारा फिर माइंड बनेगा, सीरोटोनिन बनेगा जिसको हैप्पी हार्मोन कहते हैं। हमारे हार्ट के ऊपर भी अच्छा सब इफेक्ट आएगा। एवरीथिंग इम्प्रूव, हल्कापन बॉडी में हो जाएगा, एनर्जी आएगी, थकेगा नहीं, ब्रीदिंग वगैरह सब अच्छी होगी, ऑक्सीजनेशन अच्छा होगा, तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। सर जैसे आपने कहा ना कि एक पीपीए पाया जाता था जिसकी वजह से ऑटिज़म भी होता है, ये कई रिसर्चेस में पाया गया। अब ये पीपीए बहुत से प्रिजर्व्ड फूड में पाया गया, क्योंकि उनमें था वहीं से तो हमारे पेट में गया है। यानी कि पैक्ड फूड प्रिजर्वेटिव वाले जितने भी हम खा रहे हैं, चाहे प्रेगनेंसी के दौरान हो या प्रेगनेंसी के बाद, यानी कि बच्चा होने के बाद जो बच्चों को दे रहे हैं, तो क्या ये दोनों हमें छोड़ने चाहिए? हाँ, अब हम फिर दोबारा से यहीं आ जाते हैं ज़मीन पे। तो ये ज़मीन जो है, इसके अंदर जो न्यूट्रिशन है वो इसके लिए है। हाँ जी। लेकिन अगर हम इसमें आर्टिफिशियल न्यूट्रिशन डालेंगे, अभी खेतों के अंदर बहुत ज़्यादा खाद डाल रहे हैं। हाँ, पेस्टिसाइड्स। पहले तो खाद डाल दिया आपने, हाँ जी। और फिर पेस्टिसाइड डाल दिए, तो आपने कीड़ों को मार दिया, जो कि कीड़े उसके लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर हमारे अंदर के कीड़े मर जाएंगे तो हम लोग भी मर जाएंगे। 1.5 किलो बैक्टीरिया होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, सेल्स ट्रिलियन होते हैं। अब ये जो नॉर्मल बैक्टीरियल फ्लोरा है जो कि ज़मीन में हो चाहे हमारे इंटेस्टाइन में हो, अगर ये डिस्टर्ब हो जाएगा तो ये पेट बीमार हो जाएगा। सेम चीज़ हमारे साथ में है। तो जो प्रिजर्वेटिव आ रहा है, जो फूड आ रहा है, पैक्ड फूड आ रहा है, वो अल्टर्ड फूड है, वो नेचुरल फूड नहीं है। इसीलिए अब तो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है कि भाई आप पैक्ड फूड, प्रिजर्वेटिव फूड मत खाओ। आपको जैसे नेचर से निकल के आ रहा है वो चीज़ लो, तो हेल्दी रहोगे। मतलब ये है कि प्रेगनेंसी के टाइम पर कोशिश की जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड किया जाए पैक्ड और प्रिजर्वेटिव फूड। जो भी खाया जाए ताज़ा खाया जाए, रॉ खाया जाए, नेचुरल खाया जाए, बिल्कुल। और तभी वो आपको फ़ायदा देगा। और वो भी ध्यान रखें कि भाई किस खेत से आ रहा है। हाँ। अभी तो ऑर्गेनिक खूब चल रहा है। हाँ। और नहीं तो अपने घर में भी सब्जी आप लोग लगा सकते हैं, गमलों में भी सब्जियां उग जाती हैं। और बाकी चीनी बहुत ज़्यादा वो हो जाती है, उसकी जगह गुड़ है। गुड़ है, और गन्ने के रस से बन रहा है वो, उसके अंदर पूरा आयरन है, उसके अंदर फाइबर है, उसके अंदर विटामिन सी है, मैग्नीशियम है, मैग्नीज है, दुनिया भर की चीज़ें गुड़ के अंदर हैं, खजूर में है, आपके शहद में है। लेकिन सर आपने कहा ना कि चलो प्रिजर्वेटिव वाला अवॉइड करना है, लेकिन जितने भी फल सब्जियां हम खा रहे हैं, अब देखिए सर हर कोई तो अपने घर में उगा नहीं सकता, क्योंकि उगाएगा भी तो अब कब वो उगेगा, कब वो खाएगा, और कितना उगेगा वो भी डिपेंड करता है। किसके पास उतनी जगह है, किसके पास नहीं है, वो भी नहीं पता।
तो अब वो जो फल सब्जी बाजार से ला रहा है उसमें भी तो इंजेक्शन लगा हुआ है, उसमें भी तो वो है ना जो बीज ही हमने बोया, यानी हमने उस फल सब्जी को उगाते वक्त डाला ही पेस्टिसाइड है, किसी ने इंजेक्शन लगाया है। तो उससे कैसे बचा जाए, क्योंकि वो तो हम ना चाहकर भी हम कुछ नहीं कर बिल्कुल सकते। बिल्कुल बिल्कुल। एक तो उससे बचने का एक रास्ता ये है कि जिस समय जो फल या सब्जी आने वाली होती हैं, जिस समय आने वाली होती हैं उस समय आप मत लो। तो जैसी सीज़न शुरू हुआ थोड़ा रुक जाओ, क्योंकि इनिशियल फेज़ में सब्जियों की या फलों की कीमत ज़्यादा होती है, क्योंकि वो उसमें ज़्यादा कीटनाशक है, नया हाँ नया नया जो आता है। लेकिन जब वो एक पूरा आने लगे और मार्केट में खूब भरमार हो और जब सब्जियां सड़ने लगें, उस समय आप वो सब्जियां खरीद लो। तो उस समय की सब्जियां वो जल्दी जल्दी तोड़ के देते हैं, उस समय वो उसमें कीटनाशक वगैरह नहीं डालेंगे। तो वो आप सीज़न को, इसे कहते हैं अगेती की खेती, पहले की खेती और पिछेती की खेती। तो अगेती और पिछेती जो आगे आने या बाद की, उसको बच के बीच वाला जो एरिया है वो ले लो। जब सब्जियां सबसे सस्ती हो तब ले लो, हाँ, है ना। और दूसरे ये फिर आप अपना भाई अलग अलग जिसका भी है वो इस्तेमाल करो, उसको समझो। और अब तो एक तरह की ये नॉलेज फैल रही है धीरे धीरे कि हमको हेल्दी रहना है तो हमको न्यूट्रिशन ठीक करना पड़ेगा और समझ बढ़ानी पड़ेगी, नेचर के साथ जुड़ना पड़ेगा। हमको बहुत सारे योगाचार्य सांस लेना खूब बढ़िया से सिखाते हैं, लेकिन मैं उनसे ये विनम्र प्रार्थना करूंगा कि ये भी बताएं कि पेड़ भी लगाओ और पोल्यूशन भी के लिए भी बोलो। पोल्यूशन के लिए कोई बोलता नहीं है। दिल्ली के अंदर कितनी ज़्यादा है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम ख़राब हो रहा है। एक सर्जन थे, वो तो बोल रहे थे कि लंग्स पहले हम ऑपरेशन करते थे पिंक निकलते थे, अब ब्लैक निकल रहे हैं, क्योंकि सब सांस ले रहे हो, सब जमा हो रहा है। तो बचो और अपनी आवाज़ भी उठाओ भैया, हमें जीवन रहना है। तो हमें दुख तो हम लोग हटा सकते हैं ना नॉलेज से। हम नॉलेज दे रहे हैं आपको, आप अपने दुख हटाइए। दुखी रहने की जरूरत क्या है? ये तो है। भगवान ने जो शरीर दिया है ना, ये ह्यूमन बॉडी और ये जानवरों में क्या अंतर होता है कि हमारा सोच ही तो है, रीज़न है। तो रीज़न आप दो ना हर चीज़ का। रीज़न क्या है? साइंस है कि हम ये कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। अब मैंने बताया घी क्यों खिलाना है, हमने बता दिया, उसका वेल एक्सप्लेन्ड है और वेल प्रूव्ड है। तो ये सब सामने है, सामने सारा फैट। अगर ये सर्दियाँ भी चल रही हैं, अगर ये फैट ना हो तो जानवर जो बहुत ठंडों में रहते हैं, आप देखोगे बियर होता है, पोलर बियर बहुत फैटी होता है, या सील मछली होती है, व्हेल होती है, उसके अंदर फैट ही फैट है, क्योंकि वो ठंड में सर्वाइव ही नहीं कर सकते बिना फैट के। ये तो है। तो हम लोगों को फैट खिलाना क्यों बंद करवा दिया? अच्छा सर, जैसे चलो आपने बताया कि फैट बहुत ज़रूरी है, प्रोटीन भी हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, मतलब सारे न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, मल्टीविटामिन्स हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है। अब हमने प्रिजर्वेटिव और पैक तो मना किया है, लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम पे कई लोग ये गोलियां खाते हैं, चाहे कैल्शियम की हो, चाहे आयरन की हो, या किसी और चीज़ की हो। वो क्या नुकसान कर सकती है उस समय पर उस बॉडी को और उस फीमेल के अंदर बन रहे उस बच्चे को? देखिए सीधी सी बात है कि जो अब आयरन की बात की आपने, हम 3 चीज़ें देते हैं ज़्यादा, आयरन, फॉलिक एसिड, कैल्शियम। हाँ जी। ये और विटामिन, ये प्रेगनेंसी में दी जाती हैं रूटीनली। अब आयरन की बात करते हैं, आयरन जब जाएगा तो कुछ ना कुछ पेट में जलन होगी, उसके पेट में लूज मोशन भी हो सकते हैं, उसको कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। तो ये केमिकल जितना भी जाएगा सिंथेटिक, वो बॉडी में नुकसान करेगा, चाहे वो कैल्शियम हो, चाहे वो आयरन हो, चाहे वो विटामिन बी हो। लेकिन जब हम न्यूट्रिशन में लेंगे उसको, और मंडुआ हम खा रहे हैं, उसका आयरन तो बहुत ही बढ़िया है, या फिर गुड़ हम खा रहे हैं, उसका आयरन बहुत बढ़िया है, वो नेचुरल आयरन जा रहा है, वो कभी नुकसान नहीं करेगा। तो जो कोई भी सिंथेटिक चीज़ बना के हम लेंगे तो नुकसान तो करना ही करना है। अब रही कैल्शियम की बात, आपको जान के ताज्जुब होगा, हम कितना ही कैल्शियम खा रहे हैं, उससे हड्डी नहीं बनती है। हड्डी विटामिन डी बनाएगा। विटामिन डी जब होगा तभी हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा। अब विटामिन डी मेरे शरीर में नहीं है, मैं कैल्शियम खा लूँगा तो कुछ भी नहीं होने वाला, उल्टा वो ज़्यादा खाने की वजह से नुकसान हो जाएगा। अब विटामिन डी बनेगा कैसे? वो सूरज से बनेगा। अगर सन हमारी स्किन पे नहीं पड़ेगा तो विटामिन डी नहीं बनेगा। अभी जितने भी ये नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं जहाँ पे 6 महीने तक, जैसे नॉर्वे है, फिनलैंड है, इसमें 6 महीने तक धूप नहीं निकलती, तो उनको विटामिन डी डिफिशिएंसी हो जाती है। वो स्पेन वगैरह जाते हैं, इटली जाते हैं और वो सनबाथ लेते हैं। लेकिन सनबाथ लेते हैं, अगर हमारे पेट में घी नहीं होगा, मेरी बॉडी के अंदर घी नहीं होगा,
तो कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा, और कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा तो विटामिन डी नहीं बनेगा। लाइक घी से हम डायरेक्ट ये समझें कि फैटी एसिड नहीं होगा तो फैटी एसिड नहीं, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल प्रिकर्सर है विटामिन डी का। विटामिन डी बनने से पहले कोलेस्ट्रॉल चाहिए हमें, और कोलेस्ट्रॉल के लिए घी चाहिए। तो ये सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई भाई, ये सन से पूरा सिस्टम जुड़ा हुआ है, पूरा अर्थ जुड़ा हुआ है, ये पानी जुड़ा हुआ है, सब चीज़ जब एक ही चीज़ से जुड़ी है तो उस एक तरफ चलो ना। और सर एक चीज़ ये भी है कि जब आयरन ज़्यादा जाएगा बॉडी में तो कॉन्स्टिपेशन और पेट दर्द भी होने लगता बिल्कुल होता है, आयरन से एलर्जी हो जाती है, बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। और मैंने तो देखा है कि एक दिल्ली के अंदर थी, उसको 6 महीने की प्रेगनेंसी थी वो जी, और उसको इतना ज़्यादा टैकीकार्डिया हो रहा था, बार बार हॉस्पिटल में जाना, उसको इंजेक्शन देने है। मुझे लग रहा था कि ये सर्वाइव नहीं कर पाएगी प्रेगनेंसी को। लेकिन जब हमने पंचकर्मा और ये सब डाइट से और बस्ती से ट्रीटमेंट दिया तो मैं हैरान हो गया, वो धीरे धीरे करके ठीक होती चली गई। उसका जो प्रीमेच्योर बच्चा हुआ 8 मंथ में जो प्रेगनेंसी में बच्चे का वेट 2.8 kg था। अच्छा, 2.8 kg 8 मंथ में, जिसमें ये संभावना थी कि प्रीमेच्योर होगा। और बेबी फर्स्ट क्लास है, हेल्दी, मदर भी हेल्दी होगी, क्योंकि 6 महीने के उसमें हमने डाइट चेंज कर दी, उसकी घी वगैरह खिलाना शुरू कर दिया, और ये मिलेट्स वगैरह इस पे आ गए, बस्ती वगैरह दे दी, बच्चे की ग्रोथ हो गई। एक नहीं दो नहीं, कितने सारे केसेस हमारे प्रेग्नेंट। हमें अगर सीजेरियन से बचना है, प्रीमेच्योरिटी से बचना है, सेप्टिसीमिया बच्चों की से बचना है, हमको उनकी इम्यूनिटी बढ़ानी है, उनकी जॉन्डिस से बचना है, उनकी ग्रोथ अच्छी करनी है, ऑटिज्म से बचना है, इम्यूनिटी उनकी बढ़ानी है, बार बार बच्चा बीमार ना हो, उसको अगर करना है तो आपको घी खाना पड़ेगा। पड़ेगा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, आज बोल रहा हूँ, फ्यूचर में बहुत सारे लोग बोलेंगे, क्योंकि ये जो मैं बोल रहा हूँ ये हवा में नहीं बोल रहा हूँ। 1000 पेशेंट की मेरे पास लिस्ट है जो कि ठीक हो रहे हैं, और ये साइंटिफिक फैक्ट है। सर इसमें एक लास्ट चीज़ पूछना चाहूँगा, क्योंकि डाइट के बारे में तो मैं इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ क्योंकि हर इंसान की बॉडी के हिसाब से डाइट प्रॉपर्ली अलग अलग ही होती है, कौन किसको कितना देना है, कब कब खिलाना है, कौन सी कॉम्प्लिकेशन है, उसके हिसाब से डाइट पूरी अलग होगी। लेकिन यहाँ ये देखना है कि आपको घी खाना है, ईजी टू डाइजेस्ट फूड खाना है, थोड़ा फिजिकल वर्क करना है, और उसके बाद आपको मतलब फल सब्जियाँ तो सीजनल जो भी आती है वो खा सकते हैं। मोटा अनाज या मिलेट्स जो आपको बताएं वो भी सीज़न के हिसाब से, मौसम के हिसाब से खाने हैं। प्रॉपर पानी पीना है, लेकिन आपको चीनी नहीं लेनी, गेहूं का आटा नहीं लेना, आपको चावल नहीं लेने, और आपको दूध नहीं पीना है। तो इन चीज़ों से मेनली बचना है। प्रिजर्वेटिव फूड नहीं लेना है, पैकेट वाला कम से कम सेवन करना है, और जो भी खाना है सीज़न के हिसाब से खाना है। लेकिन सर आजकल क्या हो गया ना, चलिए सीज़न के हिसाब से बात कर रहे हैं, तो हमने दवाइयों की बात तो की कि विटामिन, मिनरल, आयरन ये सब लोग ले रहे हैं टैबलेट, लेकिन सर आजकल तो वो प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए प्रोटीन शेक पिए जाते हैं, प्रोटीन पाउडर ले लिए जाते हैं। तो प्रेगनेंसी के टाइम पर क्या इनको लेना सेफ है? देखिए, कोई भी प्रिजर्वेटिव या ऐसे सिंथेटिक का नहीं मैं मानता हूँ। प्रोटीन सबसे बढ़िया, दालों में कितना प्रोटीन है, बेस्ट प्रोटीन है दालों के अंदर। आप छोले खाओ, राजमा खाओ, दुनिया भर की दालें हैं वो खाओ, क्या कमी है उसको दुनिया भर से तरह तरह से बना के खाओ। स्प्राउट्स बहुत अच्छे हैं, स्प्राउट्स में तो विटामिन B12 प्रचुर मात्रा में होता है। तो देखिए, और जहाँ की उसकी बात है, डाइट एक ही है, बस लोग फॉर्म बदल के खाते हैं। हाँ, पूरी दुनिया में आप पूरी पृथ्वी पे घूम लो, खाने की जो चीज़ें हैं वो लिमिटेड हैं, लेकिन उसका फॉर्म अलग हो गया। हाँ, वो चाइनीज़ वालों ने चाइनीज़ की तरह से बना दिया, खाते वो भी वो आटा, हाँ, वो सब्जी है, उसके अंदर मीट जो कर दिया, या हम लोग दूसरी तरह से करा दिए, तो है तो सब सेम, लेकिन उसकी फॉर्म ही बदल दिया है बस। तो वात और पित्त और कफ में जाएंगे तो सेम चीज़ें, जो कफ वाली हैं कोई वात बढ़ाने वाली हैं, कोई पित्त बढ़ाने वाली है। हाँ, तो इसीलिए बॉडी के हिसाब से दी जाती है। अब प्रोटीन है, फैट है या कार्बोहाइड्रेट है तो 3 चीज़। तो 3 में से आप प्रोटीन वाली कोई भी सूट कर लो, और उसको कैसे बना लो, कार्बोहाइड्रेट कैसे बना लो। ये जो वीडियो था तो बच्चा पैदा होने के 3 महीने तक के लिए वीडियो है। तो पैदा जब होगा, नॉर्मल पैदा हो गया, तो अब 3 महीने के लिए क्या करना है उसको, कि अपना माँ का दूध देते रहे। और अभी सबसे बड़ी वो चल रहा है MCT ऑयल जी। MCT क्या है, मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स, जो कि जो नारियल का तेल वगैरह से उसी से घी निकाल के दे रहे हैं, प्रैक्टिकली वो घी दे रहे हैं। हाँ, तो लेकिन आप अपना भी दे सकते हो, 1-2 बूंद वैसे दे सकते हो, लेकिन माँ के दूध में अगर अच्छा घी है तो माँ का दूध पिलाइए, बच्चे की मालिश करके धूप में उसको बैठाइए।
तो ये 3 महीने तक का कंसेप्शन से लेके 3 महीने तक का मैंने डाइट बता दिया जी। कि माँ घी पिए, ये डाइट ले, चीनी चावल गेहूं का आटा इसको हटा दे और दूध भी हटा दे, और घी के साथ में आप मिलेट्स और दूसरे आटे जो बताए हैं जी वो ले, तो आपके अंदर ही इतना दूध होगा, उसके अंदर इतना फैट होगा कि बच्चे को और देने की ज़रूरत नहीं है। 3 महीने के बाद जो डेवलपमेंट है वो हम बाद में बताएंगे। हाँ, वो अगली वीडियो में हम बताएंगे। और इसका रीज़न ये भी है कि 3 महीने तक माँ का दूध के लिए सर ने जो डाइट बताई है उसमें प्रिजर्वेटिव वाली चीज़ें नहीं खाएंगे, तो आपके अंदर सब कुछ नेचुरल जाएगा, और सब कुछ प्योर खाएंगे, रॉ खाएंगे, नेचुरल खाएंगे, तो जाहिर सी बात है हेल्दी खाएंगे तो जो दूध है वो भी बहुत पौष्टिक बनेगा, और बच्चे की जो डेवलपमेंट है उसमें भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगा, और कोई हेल्थ इश्यूज़ उसको नहीं होंगे। तो इसलिए आर्टिफिशियल मिल्क से बचें, जो डब्बा बंद दूध वगैरह से भी बचें, कोशिश करें कि अपना ही दूध सबसे ज़्यादा दें। नहीं तो आपके पास अगर गाय है तो गाय का दूध है, गाय का दूध सबसे बेस्ट है, आर्टिफिशियल नहीं देना। और हम अलग से वीडियो भी बनाएंगे कि 3 महीने के बाद फिर बच्चे का ध्यान कैसे रखा डाइट जाए, कैसे दिया। बच्चे को कौन सा दूध देना सही है, और जो आप पैकेट वाला या पाउडर वाला दूध छोटी छोटी उम्र से ही बच्चे को 1-2 महीने के बाद से ही देने लगता है, उससे उसको क्या नुकसान हो सकते हैं। इसी तरह से चाइल्ड डेवलपमेंट पर बच्चों से जुड़ी और भी वीडियोस हम लाते रहेंगे सर के साथ। लेकिन अगर फिर भी आपके कोई क्वेश्चन है और आप चाहते हैं प्रॉपर किसी भी बीमारी से जुड़ा या बच्चों की हेल्थ से जुड़ा कोई भी टॉपिक जिस पर आप सॉल्यूशन चाहते हैं, ट्रीटमेंट चाहते हैं, वीडियो चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा सर के साथ या अलग अलग डॉक्टर्स के माध्यम से आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट पहुंचाया जाए, प्रॉपर नॉलेज दी जाए, ताकि आप खुद के साथ साथ अपने बच्चों को भी हेल्दी रख सके और इलनेस से वेलनेस की तरफ बढ़ सके। धन्यवाद, धन्यवाद सर। थैंक यू।